हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय। और भाई एलिजिबिलिटी की ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। हम उस पर डिस्कशन करने नहीं आए हैं। हम आज आए हैं कचरे के डब्बे में अपना मुंह डालने के लिए, क्योंकि हम हमारे देश में लॉ एग्जाम्स की कैसी स्थिति है आज उसको समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारा लॉ एग्जामिनेशन जैसा हम लोग देख रहे हैं सिर्फ जुडिशरी एग्जामिनेशन के स्तर पे ही खराब है या इसकी जड़ें भी बड़ी गड़बड़ सी चल रही हैं। तो बिना कद्दू को केक बुलाए इस प्रक्रिया को, ओह सॉरी, प्रक्रिया तो लटकी हुई है, इस पूरे के पूरे सेशन को शुरू करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और जैसा आप लोग टाइटल अपने पीछे पढ़ सकते हैं, लॉ एग्जाम्स की खराबी, इंडिया के भविष्य की बर्बादी, ये एग्जैक्टली उसी बारे में है जो आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब अगर आपके दिमाग में एलिजिबिलिटी का जो भूसा है वो भर चुका है पूरी तरीके से, तो उस भूसे को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और इस वीडियो को समझिए कि एक्चुअली हमारे देश का भविष्य कितनी गर्त में जा रहा है। और जरा देखेंगे सुनेंगे तो समझेंगे भी ना। सबसे पहले यहां पे स्क्रीन पे देखिए, लॉ एग्जाम्स बायस लग रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपका जुडिशरी एग्जामिनेशन जो है उसमें कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ है, तो जरा इसको यूजी और पीजी लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। यूजी लेवल पे जब आप अपना क्लैट या एलेट का एग्जाम लिखने बैठते हैं तो कौन सा ससुरा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट एलिजिबल हो पा रहा है। एलिजिबल नहीं, दे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर दे क्लैट का, तो लॉ एग्जाम की वैकेंसी में बैठेगा या लॉ एग्जाम क्लियर करेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लॉ कॉलेज में जाकर के बैठ जाए, या फिर फलाना फलाना कॉलेज में जाकर के ऐसे ही एडमिशन करवा के लॉ कर ले। क्या दिक्कत है। जरा हमारे देश में बढ़ के एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं कि कौन से एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में कितनी सीट पे लगभग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट की। अब ये नीट, हाँ वही 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 अपना पिछले साल जिसका बखेड़ा खड़ा हुआ था ना, विदाउट वाटर, वही है। हिंदी इंग्लिश कुल मिला के 13 भाषाओं में कंडक्ट होता है और बहुत सारी वैकेंसी होती हैं। जेई का एग्जाम भी आप लोगों ने सुना होगा, हाँ जी। तो ये जेई एग्जामिनेशन भी हिंदी इंग्लिश मिला करके कुल 11 लैंग्वेज में पेपर होता है। और ये मुझे गूगल ने बताया कि इतनी सारी वैकेंसी ससुरी होती हैं। क्लैट और एलेट का जो एग्जामिनेशन है ये खाली कंडक्ट होता है इंग्लिश में। मतलब जो गरीब की गाय है, हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा, सिंपल सी बात है, उस बच्चे के लिए तो यही कटौती हो गई। तो जब आप बोलते हो कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट चाहिए, जब आप बोलते हो कि शेट्टी कमीशन ने कहा है कि सबसे अच्छे बच्चे जुडिशरी में आने चाहिए, तो शेट्टी कमीशन तो यह भी बोलता है, और शेट्टी कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो ये भी कहता है कि भैया आपको अगर जुडिशरी में लोग लेने हैं तो बढ़िया बढ़िया लॉ कॉलेज के लोग लीजिए, एनएलयू के स्टूडेंट लीजिए। अरे एनएलयू के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं भाई, सबसे बेहतरीन होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप रेगुलर लॉ कॉलेजेस के, स्टेट लॉ कॉलेजेस के या प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के बच्चों को एकदम भाई पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दे। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फिर भी डालना जरूरी है। तो यहां पे सारे ही कॉलेज के बच्चे एक साथ समस्या में पड़ गए। अब जरा समझते हैं, यहां पे देखो, नीट भाषाओं में चल रहा है, जेई कई भाषाओं में हो रहा है, क्लैट एलेट और जो मेजर लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं वो होते हैं खाली इंग्लिश में। लगा थोड़ा सा बायस्ड। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, पीजी लेवल पे देखते हैं और अपने जुडिशरी एग्जामिनेशंस को ही देख लेते हैं। स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसी कोई चीज नहीं है इंडिया में, तो हर स्टेट का अपना सिलेबस। अब ससुरा बच्चा जो है वो एमपी एलआरसी पढ़ते पढ़ते हाई कोर्ट का केस, हाई कोर्ट का एक्ट पढ़ने लगता है, हरियाणा अर्बन रेंज कंट्रोल पढ़ा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पढ़ा रहे हैं, एनडीएमसी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर उसको जॉब चाहिए, इस देश में नौकरी चाहिए, तो लॉ एग्जामिनेशन करने वाले बच्चे को हर जगह से सुताई खाना जरूरी है। क्योंकि भाई एक सिलेबस से काम थोड़ी चलेगा, कम से कम 4 से 5 स्टेट के सिलेबस पकड़ो, तब जाके तुम्हारा कोई मौका बनेगा कि तुम जुडिशरी में सिलेक्ट हो जाओ, है ना। और वैसे ही वो बच्चा बायस झेलता आ रहा है भैया। नीट आईआईटी हम लोग कहते हैं कि क्या जगह है यार, कितनी भीड़ है, कितना ससुरा कंपटीशन है वहां पे। लॉ में बढ़ रहा है कंपटीशन, उसका तो हलवा कद्दू कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या बात करेंगे। अच्छा चलिए, जुडिशरी के सिलेबस में आप देखते हैं कि वैरायटी होती है ना, हर स्टेट का अलग अलग एग्जामिनेशन। कहीं स्टेट किसी लैंग्वेज में हो रहा है, नॉर्दर्न एरियाज में कहीं हिंदी में चल रहा है, कहीं सिर्फ इंग्लिश में चल रहा है, कहीं हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है। पैरिटी इक्वालिटी तो बनाने के लिए हमने कुछ किया नहीं है। जब पैरिटी इक्वालिटी है नहीं, तो जब इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज साहब कुछ बोल देते हैं रेप के बारे में, तो इतना बवाल क्यों कट रहा है। अरे भैया, जब आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हर जगह से जुडिशरी में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं या हायर जुडिशरी में लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, उनकी मनस्थिति अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, तो इंटरप्रिटेशन भी अलग है।
एक व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई कपड़े खोलना प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट नहीं है। जब यह दिमाग लग रहा है तो हर जगह जब अलग अलग जैसा हिसाब किताब है तो जुडिशरी वाकई में सेपरेट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहां पे पैरिटी तो नहीं है। पैरिटी तो खैर हमारे देश में कहीं पे भी नहीं दिख रही, लेकिन मैंने सिर्फ बताना था तो बता दिया। अब जरा समझते हैं कि ये तो बात हो गई यूजी लेवल के एग्जाम्स की और पीजी लेवल के एग्जाम्स की। अब इफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अनफेवरेबल, भैया अभी तक तो जजमेंट आया नहीं है शुभम सर, फिर वही घूम फिर के बात आ गई कि एलिजिबिलिटी पे डिस्कशन होगा। बिल्कुल भी नहीं। जरा समझो, अगर इस महापुरुष की बात हम समझें तो ये महापुरुष कहते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन देने के चक्कर में ये ससुरा बुढ़वा ये एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, फिर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आता है और फिर बोलता है कि हम 3 गुना गान वसूल करेगा और हम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अरे पगले, प्रॉब्लम था ही नहीं, प्रॉब्लम बनाया गया, फिर उसका सॉल्यूशन बेचा गया। हम गधे हैं क्या? हमें भी तो समझ में आ रहा है कि कहां कचरे के डब्बे में जाते जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो। लॉ एग्जाम्स हमारे देश में 2010-11 के आसपास में देख पा रहा हूं, जब क्लैट का इंट्रोडक्शन हुआ था, शायद ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 साल, आप लोग देखिएगा। जब ये इंट्रोडक्शन हुआ था तो बच्चे बड़े खुश हुए थे कि यार सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज अपना अपना एग्जाम करवाते थे, इधर उधर भागना पड़ता था। फिर क्लैट आया, क्लैट ने सबकी समस्याएं दूर कर दी, एक ही जगह पे पेपर होने लगा। लेकिन समस्या क्या थी भैया? समस्या कंसोर्शियम को हो गई। कंसोर्शियम चाह रहा था कि भैया, कंसोर्शियम तो खैर बाद में भी डेवलप हुआ, लेकिन जो कंसोर्शियम है उसका ये कहना था कि भैया ये जो कोचिंग इंडस्ट्री वाले हैं ना, ये बड़ा गलत गलत काम कर रहे हैं, इनके साथ ना हम काम नहीं कर पाएंगे, हम ना ढंग से अपना पेपर बनवाएंगे। तो एनएलयू दिल्ली तो पहले से अलग था, एक साल एनएलएस बैंगलोर ने अपना अलग पेपर करवा लिया। कंसोर्शियम के खुद के ही टंटे नहीं खत्म हो रहे, हर साल क्लैट का पेपर इधर उधर का कुछ भी बन के आ रहा है। पहले 200 नंबर का होता था, फिर 150 नंबर का हुआ, अभी 120 का चल रहा है, कल को 100 का ले लेंगे। उसी 100 नंबर के पेपर में हर एक सब्जेक्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स को छोड़ करके सब कुछ करंट अफेयर्स पे जा रहा है, चाहे लीगल रीजनिंग ही क्यों ना हो। अब जरा समझो कि कैसे आप टियर 3 और टियर 2 सिटीज के बच्चों को इंक्लूसिव करना चाह रहे हैं। वहीं आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एक लाइन खींच दी कि ससुरे तेरे को ये बनता है तो आ, नहीं तो चलता बन, जहां से लॉ कर सकता है कर। शेट्टी कमीशन तो बोल ही रहा है कि भैया अच्छे कॉलेजेस से लेना। अब अच्छे कॉलेजेस जरूरी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जरूरी है, जो कि सिविल जज लेवल पे होता भी है। लेकिन जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालोगे चाचा, तो ये भी तो सोचो कि जो व्यक्ति अपनी 10,000, 15,000, 20,000 की फीस देकर के पर ईयर के हिसाब से लॉ कंप्लीट किया है, कैसे उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 5 साल बाद, 3 साल पहले प्रैक्टिस करे, फिर एलिजिबल हो आपके एग्जामिनेशन में बैठने के लिए? 2009 की बात है, हमारे अब्बा हुजूर हमको बोले कि शुभम देखो बेटा, हम वकील हैं, हमारे पापा, हम सेकंड जनरेशन लॉयर हैं भाई। अभी बताते हैं तुम्हें सच्चाई सेकंड जनरेशन लॉयर की, हर वकील की वकालत नहीं चलती, ये सच है। तो हमारे अब्बा हुजूर हमको 2009 में बोले बेटा देखो तुम्हारा 10वीं आ गया है, तुम डिसाइड कर लो तुमको आगे क्या करना। हमने पापा को बोला हम डिबेट में अच्छे पापा, हम आपकी तरह लॉ करेंगे। पापा ने बोला लुल आदमी हो क्या, दिमाग एकदम बेच खाए हो, देखे तो हो लॉ की क्या स्थिति है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के देखो। एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्ट है हमारी भोपाल की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जाकर के देखो वहां क्या भीड़ है। और ये भोपाल है, राजधानी है मध्य प्रदेश की। आप दूसरी जगह पे छोटी छोटी तहसीलों में चले जाओ, छोटे छोटे शहरों में जाओ, वहां देखो कचहरी की क्या हालत है। हमने बोला अरे पापा आपको कुछ नहीं आता, हम बताएंगे, हम लॉ करेंगे, हम वकालत में नहीं जाएंगे, हम पढ़ाएंगे। पापा ने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी किस्मत जैसा करना है करो। अब हम कर रहे हैं, जो भी हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन ये दिख तो रहा है कि पापा जो जो चीजें बोले थे वो अब वृहद स्तर पे होती हुई सच दिख रही हैं। तो पापा यहाँ पे हमारे लिए बढ़िया एकदम देवता मानुष हो गए। अब जरा समझो, इसी पूरी कंडीशन में ये कुछ हमारे देश की परीक्षाओं का स्तर है पीजी लेवल पे। यूजी तो मैंने समझाया, अब पीजी समझो। पीजी यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, परीक्षा देखिए, परीक्षा की स्थिति देखिए और परीक्षा का परिणाम देखिए। सबसे पहले आ रहा है एमपीसीजे 2022-23 का एग्जाम, हाँ वही जो 14 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था, का स्थिति है भैया लटका हुआ है। हाँ जी, लटका हुआ है पूरी तरीके से। दूसरा, अभी क्या परिणाम चल रहा है, अभी भी लटका ही हुआ है। सितंबर से लगी हुई है रिट। ज्योत्सना दुहालिया हर 2 हफ्ते में उपाध्याय जी जो हैं अपना टेलीग्राम पे एक ठो पोस्ट डाल देते हैं कि डेट आगे बढ़ गई है, डेट आगे बढ़ गई है, डेट आगे बढ़ गई है। अरे जब मामला पढ़ाई का लॉ का शुरू किए थे तभी सनी देओल ने हमको बोल दिया था, जाट ने, कि देखो यहां पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती आ रही है। और हम इतने बड़े मूर्ख कि हमको यह लग रहा था कि हमको थोड़ी मिलेगी तारीख पे तारीख, हमें तो लॉ पता है। ससुरा जिसको पता है उसको ज्यादा तारीख दी जा रही है। यहां देखिए
22-23 का एग्जाम लटका हुआ तो अभी लटका ही हुआ। आरजेएस 2024 बच्चे इतना बवाल किए कि भैया गलत उत्तर है, गलत कट ऑफ निकाले हो, चयन संपन्न हो चुका है, बच्चे सिलेक्ट हो गए। यूपीपीसीएस प्रतियां बदल गई, कॉपी इधर की उधर चली गई, चयन संपन्न, वेरी गुड। सीजीसीजे कोई पारदर्शिता नहीं, ट्रांसपेरेंसी की कमी, चयन संपन्न। एमपीएचजेएस, सीजीएचजेएस, यूपीएडीजे 7 साल की यहां पे पात्रता चाहिए भैया, 7 साल की देखो प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस के बिना हम काम नहीं करेंगे। कोई नहीं मिला इनका। ल 7 साल की प्रैक्टिस ने क्या इंश्योर करवा लिया, 3 साल की प्रैक्टिस क्या इंश्योर करवा लेगी। आपने पहला केस कब से लड़ा उससे 3 साल जोड़ लो, आपने पहला केस कब लड़ा उससे 7 साल जोड़ लो, वकालतनामे में नाम डलवा लो, ऑर्डर शीट पे नाम डलवा लो। अरे बहुत आराम से होता है, इट्स एन इजी पीजी टास्क, बहुत इजीली हो जाएगा। इससे कोई डिमीनर डिसाइड नहीं होने वाला, इससे कोई हम्बलनेस नहीं आ जाएगी। मैं 1-2 कमेंट पढ़ रहा था यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे जो आए थे मेरे वीडियोस पे, उनमें बच्चों ने कुछ कहा, कुछ सीनियर एडवोकेट्स भी होंगे, उन्होंने भी बाअदब ये बात कही कि देखो भैया 3 साल का एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो नए बच्चे सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं ना, उनमें तहजीब नहीं है, उनमें बड़ी दिक्कत है, उन्होंने स्ट्रगल देखी नहीं है, उनको ये नहीं पता होता कि सीनियर से बिहेव के। अच्छा, तो सीनियर से बिहेवियर सिखाना है, ओहो, इसीलिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और कैसे पता चलेगा सीनियर से बिहेवियर कि आपने कितने किलो फाइलें उठाई हैं, या सीनियर से बिहेवियर कैसे पता चलेगा कि सीनियर ने आपको क्या सिखाया है और क्या आपने सीखा है। इसका कोई मापदंड है नहीं। मापदंड जब तक बनता नहीं तब तक कोई जजमेंट आता नहीं। हो सकता है कि जजमेंट ऐसा आए और हम सभी लोग एकदम गलत सिद्ध हो जाएं कि देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम आप टेंशन मत पालो, एग्जाम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे और एग्जामिनेशन को जल्दी कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, रिकमेंडेशंस आ जाए, बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब तक डब्बा खुला नहीं है तब तक डब्बा बंद ही है। लेकिन जब तक कुछ हुआ नहीं है भाई, कयास तो लगाए जाएंगे। और जैसे सारे स्टेट्स और पीएससी को अलाइन किया जा रहा है, घेराबंदी है, और मैं कब से बता रहा हूं, यही बात 1.5 साल, 2.25 साल हो गए बोलते हुए यही सेम चीज एमपी के लिए हम लोग बोल रहे थे, सेम चीज। अच्छा, यहां पे भी देखिए, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज 7 साल की पात्रता, एक मिला है, एक बंदा मिला है जो कि बढ़िया लगा इनको, जिसने हम्बलनेस भी सीख ली है, जिसने स्ट्रगल भी देख लिया है, जिसने प्रैक्टिस भी बढ़िया कर ली है, और जो इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा भी निकल गया। मतलब अच्छे व्यक्ति सिलेक्ट हुए हैं। और पेंडेंसी ऑफ केसेस का क्या, पेंडेंसी ऑफ केसेस नहीं खत्म हो रहे हैं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर एक काम करेंगे कि हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी तो भरी जाएगी। कैसे भर जाएगी वो पता है, सबको पता है। आगे चलिए, झारखंड का मेंस लटका हुआ है, इसके बारे में खाली एक बात बोलनी है, बंदा खत्म हो जाएगा, एग्जाम खत्म नहीं होगा। यह है झारखंड का जुडिशरी एस्पिरेंट। वो ससुरा प्री दे के बैठा है, प्री क्लियर करके बैठा है, मेंस की ताक में लगा हुआ है कि मेंस एग्जामिनेशन होगा, तब हम मेंस एग्जामिनेशन देंगे और तब हम जज बनेंगे। पहले मेंस होगा, फिर मेंस की कॉपी चेक होगी, फिर इंटरव्यू की डेट आएगी, फिर इंटरव्यू होंगे। अभी भी इसमें 6 महीना है, अगर ये लोग मेंस एग्जाम ले लेते हैं तब। भैया हमारे देश में संविदा शिक्षक की जो टीचर की पोस्ट निकलती है ना, वैसी तो स्थिति बना दी आपने। देखते हैं ना कि संविदा शिक्षक की लाइनें लगी रहती हैं, लोग धरना देते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है तो इतना बायस्ड रिजल्ट कैसे है, इतना अनक्लियर रिजल्ट कैसे है। अरे लॉ स्टूडेंट की ये हालत है, लॉ स्टूडेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे जुडिशरी सेपरेट लेवल पे चल रही है, उसकी ये स्थिति है। एक किसी ने कमेंट करके बड़ा बढ़िया बात बोली थी कि भैया कौन सा डॉक्टर है जो डॉक्टर एकदम बन जाने के पहले प्रैक्टिस करता है। मैं बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर्स का जो 4.5 साल का पूरा कोर्स होता है ना, लगभग 2.5 साल से उनकी हॉस्पिटल में वॉक इन शुरू हो जाती है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर दिया जाता है। ये कहां, कितने कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में इंश्योर हो रहा है कि अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप इंटर्नशिप्स करें। कहां इंश्योर हो रहा है? और अगर ये इंश्योर नहीं हो रहा है तो उन कॉलेजेस की मान्यता का क्या, उन कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी का क्या, उनके रिकॉग्निशन एक्नॉलेजमेंट का क्या खत्म हुआ? एक भी आज तक मेरे को सुनने को तो नहीं मिला है। तो हमारे देश में लॉ एग्जाम्स की जो स्थिति है उसको जरा दूसरे एग्जाम से कंपेयर करके देखिए और समझिए कि लॉ में भीड़ कितनी आ रही है
और लॉ की उस भीड़ को हम केटर कैसे कर रहे हैं। भैया जब नीट एग्जामिनेशन होता है, जेई एग्जामिनेशन होता है, तो जब कॉलेज लेवल पे ये बच्चे जाते हैं तो अगला तगड़ा लेवल का इनका कंपटीशन होता है, तगड़े लेवल के ये लोग साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बनते हैं हमारे देश में। लॉयर्स का क्या, कितने लेवल पे अगर आप एग्जामिनेशन करवा ही रहे हैं, चलिए पीएससी करवाए, हाई कोर्ट करवाए, कंसोर्शियम करवाए, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया करवाए, सभी लोग करवा लें पेपर, जितनी अथॉरिटीज करवा रही हैं, ढंग से तो एक को नहीं हो रहा है। और फिर स्थिति ये बन जाएगी कि हम भैया यही अटक के रह जाएंगे कि लो बायस चल रहे हैं एग्जाम। तो लॉ के एग्जामिनेशंस की देश में जो स्थिति है ना, वो गड़बड़ है, दयनीय है और लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ है। तो जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डब्बा खोल के बैठे हुए हैं तो कृपया कर इन तथ्यों से मुंह ना मोड़ें। जो तथ्य आपके सामने हैं, जो तथ्य आपको दिख रहे हैं, भैया उन तथ्यों से ना हमें मोड़ना मुंह सही नहीं है। ये क्या है ना, ये स्लाइड छोटी पड़ गई, वरना मैं और एग्जामिनेशंस लिख करके लाता आप लोगों के लिए, लॉ एग्जाम्स के बारे में बताता कि लॉ स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या डब्बा हो रहा है। आगे आने वाले सेशन में मैं और एक चीज को कवर करूंगा और डिटेल में कवर करूंगा कि जो 3 साल की प्रैक्टिस है या ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बच्चों को कोई लाभ, कोई फैक्टर उनके फेवर में नहीं जाने वाला है। अब सच्चाई रख रहे हैं भैया, सच बात है, तथ्य बता रहे हैं, झूठ तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कंटेंट कहीं पे बनता नहीं है। भगवान करे कि एलिजिबिलिटी ऐसी आए, ये होता है मेरे साथ, एलिजिबिलिटी ऐसी आए कि ये बच्चों को कोई भी दिक्कत तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से जो कि एक रास्ते पे चल रहा है, जिसने अपने सारे रिसोर्सेस, सारी लाखों की फीस, इतना करियर का टाइम, यूथ का अपना टाइम, मेहनत पूरा का पूरा एक जगह झोंक दिया है, और उसके साथ आप ये बोल दीजिए कि भैया तू जो जिस रास्ते पे जा रहा था ना, उसको काट के फेंक दे, दूसरा रास्ता पकड़ ले। उसके पास लॉ की डिग्री है, थ्री इडियट्स में एक बंदा था, उसका नाम क्या, सुदेश, सुबोध, जो भी, करीना कपूर का बॉयफ्रेंड, कि यार तुम इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके न्यूयॉर्क में बैंकर की नौकरी कर रहे हो। अभी तक ब्रेन ड्रेन जो है ना, वो लॉ की फील्ड में इंडिया में आया नहीं है। और समस्या ये है कि उसके लिए भी टीयर 1 होना, एलिजिबल होना, पिताजी के पास संपत्ति होना, पैसा होना कि आपको भेजा जा सके ब्रेन ड्रेन करने के लिए इंडिया के बाहर, वो भी समस्या है, वो भी सबके पास नहीं। तो वो चीज अभी तक हुई नहीं है। लेकिन लॉ स्टूडेंट को आगे हम दुकान पे बैठा हुआ तो नहीं देखना चाहते, प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास। लॉ स्टूडेंट को हमारे देश में हम ये तो नहीं चाहते कि ये एमबीए कर ले और जा करके बढ़िया कोई एक तो कॉर्पोरेट जॉब कर ले, पूरा 3 लाख रुपए पर एनम की। सीरियसली, लॉ स्टूडेंट को टीसीएस में बिठाओगे, कॉग्निजेंट में जाए, वो एक्सेंचर में जाए, अरे बढ़िया कंपनी है, बढ़िया मास रिक्रूटमेंट करती है, ये करे, यूजलेस होगा ये। बहरहाल एलिजिबिलिटी पे कोई कमेंट्री नहीं की है मैंने सिर्फ आपको इंडिया में लॉ एग्जाम्स, वो भी प्रोमिनेंट लॉ एग्जाम्स की क्या दुर्दशा है और कैसे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स को चर्न आउट करते हैं, उसके बारे में बताया है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में तो भयंकर कमेंट्स आए हैं, भयंकर लाइक्स आए हैं। और इस वीडियो को शेयर भी करना, 15-20 मिनट, 20 मिनट का ये छोटा सा वीडियो बन रहा है, सबको बताना कि दुर्दशा क्या है। सिर्फ एक समस्या नहीं है, समस्या की जड़ हो गया है ये पूरा का पूरा फील्ड। लेकिन हमें इसको सुधारने पे फोकस करना है। समस्या मैंने बता दी, समाधान क्या है उस पे चर्चा करिए। विद दैट बीइंग सेड, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी ही आप लोगों के लिए और ऐसे सेशंस बढ़िया माइंड बॉगलिंग लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड बेला चाओ, बाय बाय।